हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इस यूट्यूब पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह ये भी सेशन जो है आपका बिहार ITI 2020 जो आपका 8 नवंबर को एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड है। अर्थात इसमें भी जो है हम लोग टॉप 10 मैथ के ऐसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके इंट्रेंस एग्जाम ITI के तहत जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, यदि आप क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आयत का परिमाप जो है आयत के क्षेत्रफल से 1040 मीटर कम है। जब लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो आयत का परिमाप क्षेत्रफल से 2200 मीटर कम हो जाता है। तो चौड़ाई ज्ञात करें। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है कि यदि आपको जो है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे जो है क्षेत्रफल और लंबाई परिमाप में जो तो दोस्तों यदि क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों यदि फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आप इसी पर देख सकते हैं। क्या बोल रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पढ़ लेते हैं। एक आयत का परिमाप आयत के क्षेत्रफल से 1040 मीटर कम है। जब लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो आयत का परिमाप क्षेत्रफल से 2200 मीटर कम हो जाता है। तो चौड़ाई ज्ञात करें। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और थोड़ा सा डीपली में इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आयत का जो है परिमाप और क्षेत्रफल में कंपेयर करने के लिए बोल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मान लेंगे क्या कि आयत का लंबाई जो है आयत की लंबाई और चौड़ाई को मान लेंगे। लंबाई मान लेते हैं L और चौड़ाई को मान लेते हैं जो है B से डिनोट करते हैं, इसलिए B मान लेते हैं। ओके। और फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो फर्स्ट क्या बोल रहा है कि आयत का परिमाप जो है आयत के क्षेत्रफल से 1040 मीटर कम है। यानी कि आयत का क्षेत्रफल जो है आयत का क्षेत्रफल इस आयत का क्षेत्रफल जो है वो परिमाप से जो है कितना कम है? 1040 मीटर कम है। तो आयत के क्षेत्रफल में से अगर आयत का परिमाप घटा दीजिएगा तो 1040 रहेगा। और यही आपका क्वेश्चन बोल रहा है फर्स्ट स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप में जो है क्या बोल रहा है? आयत का क्षेत्रफल जो है परिमाप से 1040 मीटर अधिक है, या फिर दूसरे लैंग्वेज में क्या समझिए कि परिमाप जो है आयत के क्षेत्रफल से 1040 मीटर कम है। तो माइनस कर दिए। यदि आयत के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई अर्थात LB हो जाएगा। और माइनस में परिमाप क्या होता है? 2 × L + B, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये हो गया आपका। और इधर 1040 है तो 1040। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। LB हो जाएगा और माइनस में 2L हो जाएगा और माइनस में माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस में 2B हो जाएगा। इक्वल टू में 1040 है तो 1040। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ओके। अब सेकेंड स्टेप में आप देख सकते हैं क्या बोल रहा है कि यदि आयत का जो है लंबाई जो है दोगुनी कर दी जाती है तो आपका आयत का परिमाप क्षेत्रफल से 2200 मीटर कम हो जाता है। यदि इसकी लंबाई जो है लंबाई L से 2L कर दी जाती है अर्थात दोगुनी कर दी जाती है, तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाता है? आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो क्षेत्रफल परिमाप से जो है 2200 मीटर अधिक हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, क्षेत्रफल में से परिमाप घटा लेंगे तो 2200 मीटर आएगा। तो यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो क्षेत्रफल माइनस परिमाप इक्वल टू 2200। वही बात यहाँ पे भी करेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है क्षेत्रफल का। तो लंबाई अब क्या हो गया है? 2L हो गया है। तो 2L इंटू में चौड़ाई क्या है? B। तो B माइनस में परिमाप तो 2 इंटू लंबाई की जगह पर 2L रखेंगे। अब तो लंबाई की जगह पर 2L हो गया, प्लस में चौड़ाई की जगह पे B है तो B ही रहेगा। और इधर 2200 मीटर है तो 2200 मीटर। ओके। अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2LV माइनस में 2L प्लस में 2 माइनस में 2 प्लस में 2L। तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4L माइनस में और माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और 2 × B = 2B। इधर में आपका 2200 है तो 2200। थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा? 2LB है माइनस में 4L है और माइनस में 2B है। देखिए तो सब में जो है 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? LB बच जाएगा और यहाँ पे 2L बचेगा और माइनस में यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा? B बचेगा। और इधर में 2 कॉमन लेंगे तो 1100 कॉमन जो है हो जाएगा। और ये आपका इक्वेशन कितना हो गया? सेकेंड हो गया। इसको सेकेंड नंबर इक्वेशन मान लेते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग? इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड घटाने पर इक्वेशन
सेकेंड में से क्या कर लेते हैं, फर्स्ट को घटा लेते हैं। क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो एल बी है, सेकेंड क्या है, एल बी माइनस 2L माइनस में B इक्वल टू 1100 है, 1100 है। और यदि यहाँ पे एक की बात करें तो एक नंबर क्या है, एल बी माइनस 2L माइनस में 2B इक्वल टू में कितना है, 1040 है। तो घटाइएगा तो क्या कर देते हैं, चिन्ह को हम लोग बदल देते हैं। तो चिन्ह को बदल देंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये आपका पूरा कैंसिल, ये आपका पूरा कैंसिल, प्लस माइनस जो अंक बड़ा होगा उसी का चिन्ह होता है। 2B बड़ा है तो इसलिए आपका प्लस है, तो प्लस नहीं लिखेंगे तो चलेगा। तो क्या हो जाएगा, आपका B हो जाएगा इधर, अब B इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1100 में से 1040 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अर्थात B हम लोग क्या माने थे, चौड़ाई, और चौड़ाई बराबर आपका कितना हो गया, 60 मीटर। और यदि क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में भी आपका चौड़ाई ही पूछ रहा है, तो इसलिए 60 मीटर ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक बार और रिपीट कर देते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या बोल रहा था कि आयत का क्षेत्रफल जो है वो परिमाप से पहला स्टेप में जो है 1040 मीटर अधिक है, यानी कि आपका परिमाप जो है आयत के क्षेत्रफल से 1040 मीटर कम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लैंग्वेज में लिखने के लिए आयत के क्षेत्रफल में से परिमाप को हटा लेंगे तो 1040 आएगा। और ये जो है लंबाई और चौड़ाई हम लोग मान लिए हैं एल और बी, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो एल बी माइनस में 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई जो होता है आपका परिमाप का जो है फॉर्मूला होता है। तो उसी के फॉर्मूले पर इसमें हम लोग एल और बी का मान रख दिए, इसको कैलकुलेट किए तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बन गया। और उसके बाद सेकेंड स्टेप में बोल क्या रहा है कि जब अब जो है लंबाई को यदि दोगुना कर दिया जाता है तो आपका क्षेत्रफल से जो है परिमाप 2200 मीटर कम होता है। तो 2200 मीटर कम होता है, अर्थात क्षेत्रफल माइनस परिमाप करेंगे तो 2200 मीटर आएगा। अब उसी पर इसको क्या करेंगे, मान रखेंगे और कॉमन लेंगे 2, तो 1100 जो है आपका आएगा। और ये इक्वेशन सेकेंड बनकर आएगा। अब इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को घटाएंगे तो जो है आपका बी का मान जो है आपका चौड़ाई जिसे बोलते हैं, बी को यहाँ पे मान चुके हैं, तो वो चौड़ाई आपका 60 मीटर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग बनाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन है जिस तरह बोल रहा है, जो बोल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग उसको लिखिए और उसको लिखने का प्रयास कीजिए, लिख कर देखिए कि क्या क्या मिल रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक इक्वेशन बन रहा है और फिर दूसरा काम में एक और इक्वेशन बन रहा है, और देख रहे हैं तो दो यहाँ पे अगर घटाएंगे तो हाई कैंसिल आउट हो जाएगा, हाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे यार यहाँ पे तो बी बच रहा है और बी का मान ही पूछ रहा है, तो अर्थात बी का मान यहाँ से घटाने पर निकल जाएगा। तो इस तरह जो है हम लोग सोच कर इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं। तो आई होप आप यहाँ पे हमारी बातों को समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ कदम बढ़ाते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप इस सीन पर देख सकते हैं। ए बी सी मिलकर जो है एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में केवल ए ही कुछ धन लगाता है। आरंभ में ए कुछ धन लगाता है तथा 6 माह बाद बी लगाता है ए से 2 गुना धन लगाता है। 8 माह बाद जो है सी ए से 3 गुना धन लगाता है। यदि वार्षिक लाभ 2700 रुपये हो तो इसमें जो है सी का मान क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, यदि यहाँ पे 3 गो व्यक्ति खड़े हैं, एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है, हाँ बी है, ये ए है और ये सी है, ठीक है। अभी तीनों व्यक्ति जो है धन लगा रहा है, कोई भी व्यापार वगैरह कोई भी अपना बिजनेस खोलने के लिए कुछ धन लगा रहा है। मान लेते हैं कि हमने लगाया 1 लाख रुपया, इसने लगाया 2 लाख रुपया, इसने लगाया 3 लाख रुपया, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। और इस तीनों आदमी को मिलाकर जो भी आपका बिजनेस स्टार्ट किया गया, बिजनेस शुरू किया गया, उसमें हम तीनों ने इन्वेस्ट किया। अब उतना पैसा हम तीनों ने इन्वेस्ट किया है। अब उस व्यापार या वाणिज्य जो है बिजनेस से जो भी लाभ प्रॉफिट मिलेगा तो क्या हम तीनों बराबर बराबर बांटेंगे? कतई नहीं। कैसे कि हम तो सबसे कम पैसा लगाए हैं, हम तो 1 लाख रुपया लगाए हैं, हई तो 2 लाख रुपया लगाया है, हई 3 लाख लगाया है। तो सबसे ज़्यादा जो मिलेगा वो 3 लाख वाला को मिलेगा, उसके बाद 2 लाख वाला को मिलेगा, उसके बाद ना हमको मिलेगा। यानी कि ये जो लाभ आएगा वो हमारे पूंजी जो लगाया गया है उस पर ही निर्भर करता है, हम कितना पूंजी लगाए हैं। ना समझ में आया? चलिए बोर्ड पर समझ में आएगा। 1 मिनट का समय दीजिए, थोड़ा सा इसको हम लोग मिटा लेते हैं, उसके बाद देखिए आप कैसे समझते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपका, ये जो है रेशियो का क्वेश्चन है और काफ़ी जो है ये सिंपल होता है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज में इसको बड़ा करके बच्चा सबको डीमोटिवेट करने का प्रयास करता है एग्जामिनर। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे।
आपका जो है ए बी सी 3 गो व्यक्ति है, जो हमने बात जो बताई है आपको नहीं समझ में आया है, उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ए, एगो है बी, एगो है सी। ए है जो है कुछ धन लगाया है, कितना दिन के लिए? 1 साल के लिए। देखिए तो लास्ट में लिख रहा है ना, वार्षिक लाभ जो है 2700 रुपया है, 27,000 रुपया है वार्षिक लाभ, यानी कि 1 साल का। यानी कि हई जो है कुछ रुपया लगाया है, मतलब कुछ का कुछ मतलब 100 रुपया लगाया है। कितना दिन? पूरा 12 माह लगाया है। ये पूरा 12 माह यानी कि 1 साल तक लगाया है। लेकिन बी को देखिए, बी जब आया है वो 6 माह बाद आ रहता है। ये जो है 12 महीने तक के लिए कुछ पूंजी लगाता है, और 6 महीने बाद जो है इसके 6 महीने बाद जो है बी आता है, और बी कितना लगाता है? ए का 2 गुना। हई जब x लगाया है ना, तो हई जो लगाता है ये 2x लगाता है, यानी कि जो रुपया का वैल्यू है यहाँ पे बी का वो 2x 2 गुना लगाता है। और कितना दिन के लिए? 6 महीने बाद आया है। तो 6 महीने बाद आया है मतलब कि 6 महीना से पहले से तो 1 लगाया हुआ है, हई 6 महीना और लगाएगा तो 6 महीना। 6 महीने बाद आएगा मतलब का कि 12 महीना में से 6 महीना घटा दीजिए, यानी कि 6 महीना के लिए लगा रहा है अपना पूंजी। और उसके बाद सी जो है, सी का देखिए क्या बोल रहा है कि 8 महीने बाद सी ए से 3 गुना धन लगाता है। हई अब 8 महीना, हई तो 6 महीना बाद ना आया था, लेकिन हई अब 8 महीना बाद आ रहा है। और कितना धन लगा रहा है? ए का 3 गुना, यानी कि x का 3 गुना, यानी कि 3x धन लगा रहा है। 8 महीना बाद यानी कि अब कितना दिन के लिए लगाएगा? 12 में से 8 कर दीजिए -4, कितना दिन है? 4 महीना के लिए और लगाएगा। ये 4 महीना के लिए अब लगाएगा। तो यहाँ पे हई 12 महीने के लिए 100 रुपया लगाया, हई 6 महीने के लिए 2x यानी कि 2 गुना लगाया, हई 3 गुना लगाया कितना महीना के लिए? 4 महीना के लिए। अब क्या बोल रहा है कि तीनों का जो प्रॉफिट होता है, वार्षिक लाभ होता है, वो आपका 27,000 रुपया होता है। तो यदि आप इसको देखिएगा तो यहाँ पे रेशियो में हई क्या आ गया? 12x, हई क्या आ गया? 6 दूना 12x, हई कितना है? 3 चौका 12x, सब में 12x x है, 12 12 12 सब कैंसिल, यानी कि x x x यह रेशियो बन के आ रहा है। लेकिन आपका यदि प्रॉफिट जो भी हो रहा है वो तीनों के मिलने ही से न बन रहा है प्रॉफिट। तो यदि तीनों का इस जो पूंजी लगाया गया है, पूंजी से प्रॉफिट ज्ञात करें तो तीनों का प्रॉफिट कितना होगा? 3x होगा। और वो भी कितना में? रेशियो में। या फिर आप x मान लिए तो रेशियो को हटा लीजिए, तो 3x हो गया प्रॉफिट। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 27,000 प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्वेश्चन में 27,000, और यहाँ पे 3x, तो यहाँ पे 3x तीनों का प्रॉफिट है। यदि x का मान निकालिएगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 27,000 में 3 से भाग कर दीजिएगा तो 3 9 27, अर्थात 9,000 जो है x का मान आएगा। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि c का भाग क्या था? c जो धन लगाया था वो कितना लगाया था वो आपको बताना है। तो यहाँ पे x का मान क्या आना है? 9,000। तो आपका बोल रहा है क्या कि c का जो है धन लगाया हुआ नहीं बोल रहा है, सॉरी, यहाँ पे क्या बोल रहा है? इसमें c का भाग क्या होगा? तो c का भाग क्या होगा? तो x का मान 9,000, तो ये ना c का भाग है, तो इसका भी 9,000 होगा, इसका भी 9,000 होगा, इसका भी 9,000 होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है? सिर्फ c का, तो सिर्फ c का 9,000। तो यहाँ पे 9,000 विल बी राइट आंसर, यानी कि 9,000 जो है ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। आई होप कि आप यहाँ पे क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं एक बार और देखिए। क्या बोल रहा था कि 3 गो व्यक्ति थे, एगो ए था, एगो बी था, एगो सी था। ठीक है, ए जो धन लगाता है, कुछ धन लगाता है, और कितना दिन के लिए? 1 साल के लिए। 1 साल लिखा नहीं है, लेकिन क्या बोल रहा है कि कुछ धन लगाता है। उसके बाद बी जो आता है वो 6 महीने बाद आता है। कितना महीने? 6 महीने बाद। तो जब 6 महीने बाद 1 साल के लिए कंपेयर कर रहा है, लास्ट में क्वेश्चन पढ़िएगा तो लिखा है कि 1 साल का जो है लाभ आता है वो आपका 27,000 आता है। तो यहाँ पे 1 साल के लिए बोल रहा है, इसलिए आपका यहाँ पे ए तो लगाएगा जो धन वो 12 महीने का लगाएगा। अब बी जो है 6 महीने बाद आता है, तो 6 महीने और बचता है 12 महीना में, तो 6 महीने के लिए कितना लगाता है? ए का 2 गुना अर्थात x, तो यहाँ पे 2x। और सी जो आता है आपका 8 महीना बाद आता है, अर्थात अब कौ महीना के लिए लगाएगा? 4 महीना के लिए लगाएगा। और ये लगाता है कितना? ए का 3 गुना 3x। अब इसको कंपेयर किए तो यहाँ पे x x x तीनों का जो है आपका लाभ का जो है मान
जो है रेशियो में वो तीनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। अब यहाँ पे यदि तीनों का लाभ कर देखेंगे तो 3x होगा और क्वेश्चन में रखा हुआ है 27,000, तो x बराबर आपका 9,000 रहेगा और 9,000 क्या है x का मान पता है, तो a का भी जो है मान जो है प्रॉफिट 9,000 होगा, b का भी प्रॉफिट 9,000, c का भी प्रॉफिट 9,000। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है c का, इसलिए सही ऑप्शन नंबर जो है बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, 9,000 जो है सही उत्तर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। काफ़ी सिंपल और काफ़ी जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। थोड़ा सा लैंग्वेज जो है अधिक दे देता है, जिससे जो है आप भटक जाते हैं, क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी खिलौने पर 30% छूट देने पर इसके दाम जो है 30 रुपया कम हो जाते हैं। यदि जो है किसी खिलौना पर दोस्तों 30% का छूट दिया जाता है तो आपका जो कमी आता है वो 30 रुपये का कमी होता है। तो जो खिलौना का दाम होगा, दाम जो होगा वो तो 100% होगा, वो तो 100% होगा। और क्या बोला है कि 30% छूट, 30% छूट दिया जाता है तो आपका 30 रुपया कम मिलता है, 30 रुपया कम मिलता है, कम में मिलता है। ठीक है, तो 1% का छूट देंगे तो कितना रुपया कम मिलेगा, और 30 में 30 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक ही ना होगा। तो 1% में एक जो है होगा। और यदि आप 100% क्या बात करते हैं यहाँ पे 100% का, तो 100% बराबर 100 रुपया हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि खिलौने का नया मूल्य क्या होगा, तो पहले तो 30% छूट दे दिया है, तो यहाँ पे 100% अर्थात 100% जो है मूल दाम जो है 100% का वो 100 रुपया था, लेकिन इसी पे जो है 30% का छूट दे दिया है। तो 30% का छूट मतलब कितना रुपया कम कर दिया है, 30 रुपया। तो इसमें से 30 माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 70 रुपया हो जाएगा। और यही आपका सही उत्तर होगा। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नहीं समझे, एक बार और देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दाम जो है 30% किसी खिलौने के मूल्य में कमी करने पर 30 रुपया कम हो जाता है, यानी कि छूट देते हैं 30%, तो जो खिलौने का मूल्य होता है वो 30 रुपया कम होता है। यदि 1% छूट देंगे तो 1 रुपया कम होगा, यदि 100% छूट देंगे तो 100 रुपया कम होगा। अर्थात 100% यानी कि दाम जो था अंकित मूल्य वो कितना था, 100% यहाँ पे निकल कर आया था, 100 रुपया निकल कर आया था, सॉरी 100 रुपया। तो 100% पर 100 रुपया। और यदि आप 30% छूट दे रहे हैं, अर्थात 30% छूट दे रहे हैं, तो कितना रुपया कम हो रहा है, 30 रुपया कम हो रहा है। तो इसलिए 100% में से 30 रुपया कम कर दीजिएगा। 100% का वैल्यू जो है 100, 30% का वैल्यू जो है 30, तो वो क्या आ जाएगा आपका 70। और यही आपका सही उत्तर होगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या बोला है कि 63 मीटर भुजा वाले वर्गाकार भूखंड से चारों शीर्षों पर 4 घोड़े इस प्रकार बांधे गए हैं कि वे ठीक एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाते। जिस क्षेत्रफल को ये न चढ़ पाए हो वह कितना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, देखो यहाँ पे गौर से देखो, ठीक है, गौर से ना देखेगा तो जाएगा पानी में, ठीक है, एडमिशन होइबे नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पे एक वर्गाकार भूखंड है, ये मैदान है, इसमें घोड़ा वगैरह चल रहा है। चारों कोण पर 4 गो घोड़ा को इस प्रकार बांधा गया है रस्सी से कि जो है जो चल रहे हैं ये आपके ऐसे चल रहे हैं और ये ऐसे चल रहे हैं। एक बार पहले देख ले बुआ, देख ले, उसके बाद जो है आप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पहले देख लो, ठीक है, पहले ही थोड़ा सा और इधर जाएगा, मैं आ गया थोड़ा सा। चलिए ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। है तो नहीं सा टच है, ठीक है, ये हमें टच है, हमें टच करा दो। ये बोर्डवा पर फिगर में ना बन पाता है। टच हो गया, टच करा दो, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जब चारों घोड़ा इस पे बांध दिए गए हैं
तो ये घोरवा जब बांधा गया होगा तो ये चरेगा कैसे, चरेगा ऐसा ही ना, चरेगा ऐसा ही ना, जैसे खूंटा में वो एगो गाय बांधी है चाहे घोड़ा बना है तो चरेगा तो ऐसा ही ना चरेगा, ऐसे गोलाकार आकृति में ऐसा ही ना चरेगा, ऐसा ही ना ऐसा ही ना ऐसा ही ना ऐसा ही ना चलेगा, ऐसा ही ना चलेगा, तो ऐसा ही चलेगा। तो उसी तरह यहाँ पे एक घोड़ा बांधा गया है तो वो घोड़वा कैसे चलेगा, ऐसा ही ना चलेगा। यहाँ पे जो घोड़ा बांधा है वो भी तो ऐसा ही चलेगा, गोलिए हयो गोलिए चलेगा, हयो गोलिए चलेगा। और चारों जो है एक दूसरे से ऐसे ऐसे मिलते हैं यहाँ पे। और पूछ क्या रहा है कि ये जो भूखंड बच रहा है, ये जो चर नहीं पा रहे हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप यहाँ पे यदि गौर से क्वेश्चन को देखिएगा तो क्वेश्चन में आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखा हुआ है, कितना दे रखा हुआ है, कितना दे रखा हुआ है दोस्तों, 63 दे रखा हुआ है। ये जो है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 63 मीटर दे रखा हुआ है, 63 मीटर दे रखा हुआ है। ये वाला वर्गाकार भूखंड जो है उसका एक भुजा का मान 63 मीटर दे रखा हुआ है। अब जो है हम लोगों को इसका मान ज्ञात करना है। तो आप देखो तो है पूरा एगो वर्ग, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि हई एगो वृत्त का चतुर्थांश है, 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 चारों वृत्त के चतुर्थांश को माइनस कर देंगे तो हई करे ना क्षेत्रफल निकलेगा। एक बार और फिर से, वृत्त वर्ग के क्षेत्रफल में से हई चारों वृत्त के चतुर्थांश को माइनस कर देंगे तो हई एक क्षेत्रफल में निकलेगा। अब यहाँ पे चतुर्थांश का मतलब कि तू समझ में मत कर, देख चतुर्थांश का मतलब कि 4 भाग। देखो तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो हई वाला पार्ट मिलकर हई वाला पार्ट मिलकर का चीज बनाएगा, एगो हई अर्धवृत्त बनाएगा। हई मिलकर हई वाला पार्ट मिलकर हई वाला पार्ट मिलकर यहाँ से यहाँ तक दोनों मिलकर क्या बनाएगा, एगो और अर्धवृत्त बनाएगा। तो ये क्या बन रहा है, एगो बड़का वृत्त बन रहा है कि ना, एगो वृत्त बन रहा है। तो आप क्या कह सकते हैं और इस सिंपल लैंग्वेज में कि हई वर्ग के क्षेत्रफल में से एगो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हई भूखंड जो शेष बच रहा है जिसको चर नहीं पा रहे हैं उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझे ना समझे, हई आधा का आधा हई आधा का आधा दोनों मिलेगा तो आधा, हई आधा का आधा हई आधा का आधा दोनों मिलेगा तो आधा, हई आधा हई आधा दोनों मिलेगा तो एगो। तो यानी कि एगो वृत्त को इस वर्ग में से के क्षेत्रफल में से घटा लो तो आप क्या कह सकते हैं, इसका भूखंड बचा भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या कह सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में एगो वृत्त का क्षेत्रफल। सिर्फ वृत्त का क्षेत्रफल लिखना भाई, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देख बचा भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, एक मिनट भाई, एक मिनट, थोड़ा सा मोबाइल जो है यहाँ पे बजना शुरू कर दिया है, एक मिनट। चलिए थोड़ा सा मोबाइल रिंग करना था इसलिए उसको थोड़ा सा साइलेंट करना पड़ा। ओके, तो यहाँ पे जो है बचा भाग का क्षेत्रफल कहते हैं वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर एक बार लैंग्वेज में लिख देते हैं, और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर लिख दिए। अब देखे भाई यहाँ पे भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना है वर्ग का 63 मीटर, तो 63 का स्क्वायर और माइनस में 22/7 गुना आर। अब आर कैसे निकलेगा, तो आप देख तो भाई यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो है क्या है, और यहाँ से यहाँ तक भाई वर्ग के आधे भाग न है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो क्या है, इस वृत्त का त्रिज्या है। आज सब तो एक बराबर है ना है, हयो इतना ही है, हयो इतना ही है, हयो इतना ही है, हयो इतना ही है, यानी कि चारों जो है वृत्त का त्रिज्या बराबर है। और यदि बराबर है तो है त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक एक भुजा का निर्माण कर रही है, तो है तो आधे ना भुजा अर्थात भुजा का आधा का है त्रिज्या है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 63/2 बराबर आर, तो आर का मान 63/2, तो 63/2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का इतना है, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट वगैरह करेंगे तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, गुना उना करने में ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे ही इसको छोड़ देते हैं और इसका जो आंसर है उसको हम लोग बता देते हैं। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा 850.5। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, काफ़ी सिंपल है। इसको 2 बार गुना करके इसको 2 बार गुना करके घटा लीजिएगा, वो जो आएगा वो आपका 850.5 आएगा और ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। ओके, इसका जो कॉन्सेप्ट था उसको हमने समझा दिया, किस तरह इसका कॉन्सेप्ट था, क्या बोल रहा था, किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ कदम बढ़ाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
तो दोस्तों यदि अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि कर दी गई, तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि कर दी गई, उसे पूर्व मूल्य लाने हेतु इस नए मूल्य में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। तो यहाँ पे जो है इस तरह का क्वेश्चन हमने आपको काफ़ी करवाया है, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, काफ़ी सिंपल है। इसको समझने का थोड़ा सा हम लोग प्रयास करेंगे फिर से, ठीक है। चलिए, बोल क्या रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। बोल ये रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई, यानी कि पहले वस्तु यदि आपका पहले जो है वस्तु का मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये था, अब इसमें 20% की वृद्धि कर दी गई थी, तो अब कितना हो गया, 20% वृद्धि करेंगे अर्थात 120 हो जाएगा। तो अब पहले 100 था, अब 120 हो गया, तो 120 कर दी गई। अब उसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु इस नए मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो ये 120 हो गया है, आज पहले 100 था, तो कमी कितना करना पड़ेगा हम लोगों को, पहले इतना लाने के लिए कमी कितना करना होगा, 20 कमी करना होगा, 20 कमी करना होगा। तो कमी परसेंट ही तो आपसे पूछ रहा है, तो कमी परसेंट बराबर आपका क्या हो जाएगा, कमी गुना 100 बटा कितना से 120 से, तो 120 बटा में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कमी कितना करना है, 20 गुना 100 बटा 120, 20 छक्का 120, 6 बार में। और यदि इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो 3, ये आपका 50, तो इसका 50 बटा 3 आएगा। यदि इसका पूर्णांक करिएगा तो 16.2 बटा 3 विल बी राइट आंसर आएगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर होगा। तो ये काफ़ी सिंपल था, 100 से 120 हो गया, पहले 100 था अब 120 हो गया, कमी कितना करना पड़ा, 20 कमी करना पड़ेगा। और आपका परसेंट में पूछ रहा है कमी परसेंट क्या होगा, तो कमी परसेंट बराबर कमी गुने 100 बटा कितना से 120 से, तो 120 बटा में कितना से का की कु जो भी रहता है वो आपका बटा में रहता है। ओके, अब इसको कैलकुलेट वगैरह करेंगे तो वो आपका 16.2 बटा 3 विल बी राइट आंसर आएगा, यही आपका सही उत्तर होगा। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप इसी पर देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको गौर से और कॉन्सेंट्रेट होकर देखने का प्रयास कीजिएगा। ओके, क्या बोल रहा है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी मील के पत्थर को 15 सेकंड में पार करती है और समान लंबाई वाली दूसरी रेलगाड़ी जो है विपरीत दिशा से आ रही है जो इसे जो है 12 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की गति ज्ञात करें। आपको ज्ञात क्या करना है, दूसरी रेलगाड़ी की गति। तो दोस्तों इसको हम लोग यदि लिखना चाहें क्वेश्चन को तो सेकंड वाले स्टेप को लिखने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोल रहा है कि समान लंबाई वाली, सेकंड स्टेप में बोल रहा है समान लंबाई वाली दूसरी रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा से आ रही है उसे जो पार करती है उस समय 12 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की जो है चाल ज्ञात करें। तो चाल आपको ज्ञात करना है और जो समय का सूत्र होता है वो समय बराबर कितना क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी अब बटा में चाल। अब देख मेरे भाई, समय कितना सेकंड में पार कर रही है, 12 सेकंड में। कितना सेकंड में, 12 सेकंड में। दूरी कितना हो जाएगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूरी क्या होगा, दूरी हो जाएगा 150 आप प्लस में 150 होगा। क्यों, क्योंकि वो भी लंबाई जो आ रही है वो उतना ही लंबाई की है, समान लंबाई की है, यानी कि पहले का जो 150 है तो दूसरे को भी लंबाई 150 होगा, समान बोल रहा है इसलिए। तो यहाँ पे लंबाई 150 और चूंकि दोनों एक दूसरे को पार कर रही है, यानी कि जो लंबा जो है वो ट्रेन का पार कर रही है, तो ट्रेन को पार कर रही है मतलब कि वो अपना लंबाई पार कर रही है, उसका भी लंबाई पार कर रही है, इसलिए आपका दोनों का लंबाई जुड़ता है। यदि पत्थर फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप में बोल रहा है पत्थर, क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा तो पत्थर को पार करिए तो पत्थर का लंबाई थोड़ी होता है, इतना अतः होगा रखा होगा, तो उसी को पार कर रही है, तो उसी को पार करने में जो समय लगा रही है वो समय लगा रही है। लेकिन उससे हम लोगों को कोई कंपेयर वगैरह नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे समय बराबर कितना हो गया, 12 आपको दे रखा हुआ है और दूरी कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, दोनों का लंबाई को जरूर देंगे तो दूरी हो जाएगा। और चाल क्या हो जाएगा, तो चूंकि विपरीत आ रही है, विपरीत आ रही है, ये हम काहे ला लिख रहे हैं अभी आपका क्लियर हो जाएगा। विपरीत आ रही है तो दोनों का चाल क्या होगा, जुटेगा। तो पहिलका का चाल क्या है, कुछ नहीं है तो x मान लेते हैं, दूसरे का चाल नहीं मालूम है तो y मान लेते हैं। अब देख मेरे भाई, जब तक इसमें से कोनो एगो का चाल मालूम नहीं होगा तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं नहीं।
ये पहिलका का चाल x माने है, दूसरा का चाल y माने है, तो हम लोगों को x का मान जो है ज्ञात तो करना पड़ेगा। तो x का मान अर्थात पहली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना होगा। तो पहला रेलगाड़ी का लंबाई पहला रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए, पहली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी बटा समय, देख तो यहाँ पे मेरे भाई दूरी कितना है आपका, पहला रेलगाड़ी की लंबाई जो है 150 है, तो वो दूरी हो जाएगा। और समय कितना लग रहा है किसको पार करने में, पत्थर को पार करने में। तो पत्थर को पार करने में कितना लग रहा है समय, 15 सेकेंड। यहाँ पे देख लेते हैं कितना समय, 15 सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, 15 सेकेंड लगता है पत्थर को पार करने में। हमने यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि पत्थर का जो चाल वगैरह नहीं है और ना ही उसका जो है लंबाई वही है, इसलिए यहाँ से हम लोग पहली रेलगाड़ी की लंबाई चाल जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो 15 जहाँ का 150, 10 मीटर पर सेकेंड जो है आपका पहली रेलगाड़ी की जो है चाल निकल कर आ गया। तो अब हम x के जगह पर क्या कर देंगे, 10 रख देंगे, 10 रख दिए। अब तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 10 में 12 से गुना करेंगे तो 120, और प्लस में 12y इक्वल टू में 150 यहाँ पे 300 में यहाँ पे बटा में एक है, तो 1 से गुना कीजिएगा तो 300 होगा, तो 300। अब यहाँ पे 120 को जो है उधर माइनस कर दीजिए, तो 12y इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 120 300 में से घट जाएगा तो 180। यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा, 180 बटा 12। तो यहाँ पे 12 में जो है 180 में 12 से भाग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 पच्चे 60, 15 मीटर पर सेकेंड विल भी यहाँ पे राइट आंसर होगा। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दे रखा हुआ है। चूँकि किलोमीटर पर आवर में ऑप्शन में दे रखा हुआ है, इसलिए आप क्या कर लीजिए, इस मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में चेंज कर लीजिए। तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या बताए थे कि बड़का यानी कि अधिक वाला रहेगा तो अधिक वाला ऊपर रहेगा, अर्थात किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से गुना करना होगा, 18 ऊपर रहेगा। अब मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा तो मीटर में पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18, अर्थात ऊपर छोटका रहेगा नीचे बड़का रहेगा। तो किलोमीटर पर आवर में चूँकि चेंज करना है इसलिए आप 18/5 से गुना कर लीजिए। 5 से 15 3 बार में कैंसिल आउट, तो 18 54 जो है 54 किलोमीटर पर आवर विल बी राइट आंसर होगा। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ रहे हैं, काफ़ी सिंपल था। देखिए एक बार और समझने का प्रयास करते हैं हम लोगों को। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ था, क्वेश्चन में 2 गो रेलगाड़ी था। एगो रेलगाड़ी पहल का जो रेलगाड़ी था वो एगो पत्थर को पार कर रहा है, तो पत्थर को पार करने में 15 सेकेंड का समय ले रहा है। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, 15 सेकेंड का समय ले रहा है। आज जब एगो रेलगाड़ी है वो जो है इस डायरेक्शन में जा रही है तो वो इधर से आ रही है, तो जो ये दोनों रेलगाड़ी जा रही है, ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत जा रही है और ये दोनों एक दूसरे को पार कर रही है। कितना सेकेंड में, 12 सेकेंड में, 12 सेकेंड में, ठीक है। तो बोल रहा है कहा कि दूसरी रेलगाड़ी जो आ रही थी विपरीत दिशा में उसकी जो है चाल क्या है वो ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे ये दे रखा हुआ था कि जो दूसरी रेलगाड़ी थी जो आ रही थी विपरीत दिशा से उसका जो लंबाई है वो पहिलका की लंबाई के बराबर है, अर्थात पहला का 150 था तो इसका भी 150 है। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा था, आपको निकालने के लिए क्या बोल रहा था कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल आप इसी के तहत निकाल सकते हैं, जो है दूसरा रेलगाड़ी से जो कंपेयर किया गया है उसी से कंपेयर करके। क्यों, क्योंकि दूसरा रेलगाड़ी को पार करने में जो समय लग रहा है वही ना समय आपको दे रखा है 12 सेकेंड। तो 12 सेकेंड यानी समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 12 सेकेंड आप बराबर में दूसरी रेलगाड़ी से कंपेयर करेंगे पहली रेलगाड़ी को, तो 150 300 हो जाएगा, बटा में दोनों का चाल जुट जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रही है, तभी ही न जाके हम चाल ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ पे चाल y ज्ञात करना है और यहाँ पे आपका x का जो मान था जो पहली रेलगाड़ी की चाल था वो भी नहीं दे रखा हुआ था, लेकिन इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से आपका ये दे रखा हुआ था कि वो पत्थर को पार करने में 15 सेकेंड का समय लेती है। तो पत्थर का मतलब कि वो अपना लंबाई या बटा में समय 15 सेकेंड, तो वो आपका चाल 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा और ये पहली रेलगाड़ी की चाल निकल कर आ जाएगा। और इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तीसरा से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे y बराबर 15 मीटर पर सेकेंड में निकाल दिए। और चूंकि यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में ऑप्शन में नहीं दे रखा हुआ है तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम लोग 18/5 से गुना करेंगे, 18 54 किलोमीटर पर आवर विल बी राइट आंसर होगा। देन आई होप आप यहाँ पे क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था इसलिए थोड़ा सा इसको हम बताने में लंबा समय ले लिए। ओके
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या बोल रहा है कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल जो है 230 है, ज्ञात कीजिए कि उनमें मध्य संख्या कौन सी है। देखिए यहाँ पे काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसको भी थोड़ा सा हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। बोल क्या रहा है कि जो है 3 गो क्रमागत प्राकृत संख्या है कि वर्गों का योगफल जो है 2030 है, ज्ञात कीजिए कि इनमें जो है मध्य संख्या कौन सी है। तो अब देखो यहाँ पे यदि पहले क्रमागत मतलब कि लगातार, क्रमागत मतलब कि लगातार, मान लेते हैं पहले का प्राकृत संख्या x होगा तो दूसरा का क्या होगा x + 1 होगा और तीसरा का क्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला हाई हो गया दूसरा या फिर दूसरी लिख देते हैं, हाई हो गया तीसरी, क्या हो गया तीसरी हो गया। अब देखो भाई ये बोल क्या रहा है कि तीनों के वर्गों का योगफल जो दे रखा हुआ है, योगफल क्या है, तीनों के वर्गों का योगफल बराबर आपका कितना दे रखा हुआ है, आप यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे 2030 दे रखा हुआ है, 2030 दे रखा हुआ है, यहाँ पे 2030 दे रखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे इसी को थोड़ा सा हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं और इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसी से हम लोगों का अब आंसर जो है आ जाएगा, x² हो जाएगा प्लस में x² अब प्लस में 1, यानी कि यहाँ पे x + a + b का होल स्क्वायर कर देंगे तो a² + b² + c + 2ab, तो यहाँ पे a² x² हो जाएगा। अब प्लस में 2ab क्या हो जाएगा 2, a की जगह पर x है और b की जगह पर क्या है 1 है, तो 1 में गुना करेंगे तो उतना ही ना आएगा। आप प्लस में b² अर्थात 1 का स्क्वायर का 1, अब प्लस में इसको तोड़ेंगे तो x² प्लस में 2ab तो 2 दूना 4 x हो जाएगा। आई होप कि यहाँ पे समझ रहे होंगे, 2 का स्क्वायर b का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना 2030। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे इसको तो x² कितना हो जाएगा 3x² अब प्लस में 2x हो जाएगा, हाई वो 4x कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। अब प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे 1 है यहाँ पे 4 है तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और 5 प्लस में है, इधर जाएगा तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे इधर माइनस कर देंगे थोड़ा सा, इसको और लिखते हैं 2030, इसको इधर लेके आते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3x² अब प्लस में 6x प्लस में 5 आई माइनस में 2030 हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर आपका कितना बच गया 0 बच गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका 3x² प्लस में 6x अब प्लस में यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2025 कितना हो जाएगा माइनस में होगा, कितना में माइनस में होगा इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाएंगे और 2 यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x² बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा 2x बचेगा, माइनस में 3 कॉमन लेंगे इसमें से तो 3 6 का 18 और फिर 3 7 21 3 5 15 675 आएगा। आई होप आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो अब देख मेरे भाई यहाँ पे ये एक गुणनखंड के रूप में निकल कर आ गया। अब इसका गुणनखंड निकालना होगा, ये आपका द्विघात समीकरण एक प्रकार का हो गया। इसके पहले हम द्विघात समीकरण बताए थे तो उसमें जो है इस तरह का जो है इक्वेशन आपका का चर्चा किए थे। तो यहाँ पे यदि आपका ये गुणनखंड आता है तो ठीक है, आना तो आप किस फॉर्मूले पे निकाल सकते हैं -b + -√b² - 4ac। द्विघात वाले जो है अभी जो है हम लोग कराए हैं 1-2 दिन पहले, उसमें हम ये वाला फॉर्मूला आपको बताए हैं और इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है उसको भी हमने बताया है। तो यदि आपको इस तरह द्विघात जो है गुणनखंड नहीं आ रहा है, अभाज्य गुणनखंड तुरंत नहीं आ रहा है तो आप इस पे इसको पुट करके a के जगह पर जो भी है b के जगह पर जो भी है रख कर आप इसके x का यानी मूल जो है x का जो मान है वो आप ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आप इसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। कैसे, यदि 27 में 25 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35 और 5 दूना 10 और 2 और 3 13, यहाँ पे 27 दूना 54। अब देख तो मेरे भाई 5 यहाँ पे 7 यहाँ पे 6 675 आ रहा है ना। और यदि 27 में से 25 घटाओगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2 गो अंक ऐसा आना चाहिए जिसमें गुना करने पर 675 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 2x आ जाए। तो यहाँ पे देख तो मेरे भाई दोनों में गुना करेंगे तो 675 आ जाएगा और यदि जोड़ने या फिर घटाएंगे तो 2x आएगा। आई होप आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। तो आप यहाँ पे देखिए तो x² प्लस में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 27x हो जाएगा, माइनस में क्या ले लेंगे 25x, तो यहाँ 25x और 27x में गुना करेंगे तो 675x² हो जाएगा और यहाँ पे यदि घटाएंगे तो 2x हो जाएगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे माइनस में 675 675 0। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस में 27 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस में 25 कॉमन लेंगे
तो माइनस में 25 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा x प्लस में 27 जो है हो जाएगा, और इधर इक्वल टू में इधर 0, और यहाँ से यदि x का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे एगो आएगा आपका x प्लस 27 और एगो आएगा x माइनस 25। अब देखो मेरे भाई, अब यहाँ पे दो गो x का मान आएगा, यहाँ से x प्लस 27 इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर का माइनस 27 आएगा, और यदि हम x प्लस x माइनस 25 करेंगे बराबर 0 तो x का मान कितना आएगा 25 आएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में, तो देखिए तो इनमें से मध्य वाली संख्या जो है वो क्या होगी। तो कभी भी जो है आपका संख्या का मान जो है हम लोग 25 जो है प्लस में ही लेंगे, क्या जो संभव होता है काल्पनिक वाला मान नहीं लेते हैं, ये माइनस वाला मान अधिकतर हम जो है इक्वेशन या क्वेश्चन में नहीं लेते हैं, प्लस वाला ही मान लेते हैं। तो यहाँ पे 25 हम लोग लेंगे, और 25 को लेंगे तो क्या होगा मध्य वाला संख्या, दूसरी संख्या अर्थात पहला दूसरा ये ना मध्य है, तो मध्य वाला क्या है x प्लस 1 है, तो x का मान कितना हो गया है 25, और 25 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और यही आपका सही उत्तर होगा। और यदि आप यहाँ पे माइनस 27 ले रहे हैं तो ये भी सही है, लेकिन यदि आप लीजिएगा तो यहाँ पे माइनस 27 कीजिएगा और प्लस में 1 कीजिएगा तो कितना जाएगा माइनस 26 आ जाएगा। और यदि ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन में यहाँ पे माइनस 26 कहीं है ही नहीं, तो ये एक ही को मान दिया रहेगा, या फिर ये माइनस 26 दे या फिर 26 दे, यहाँ पे कितना होगा आपका 26 ही होगा। और यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर विल बी आपका बी सही उत्तर होगा, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा, और यही आपका सही उत्तर होगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा अभाज्य गुणनखंड करने वगैरह में थोड़ा सा समय अधिक लगा, लेकिन और कहीं अधिक समय नहीं लगा, काफ़ी सिंपल था। आप पहले का मान लीजिए x, दूसरा का x प्लस 1 और तीसरा का x प्लस 2, और जो भी क्वेश्चन बोल रहा है कि x स्क्वायर करके तीनों को जोड़ना है, और वो आपका 2030 दे रखा हुआ है, तो इस तरह हम सॉल्व करेंगे तो वो आपका सही उत्तर के रूप में निकल कर आएगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या बोल रहा है कि एक आयत का विकर्ण जो है 10 सेंटीमीटर और एक भुजा की लंबाई से दोगुना है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देख मेरे भाई यहाँ पे देखो तो यह एक आयत हो गया, ठीक है, आयत हो गया, और इसका एक विकर्ण जो है आपका 10 दे रखा हुआ है 10, और ये जो विकर्ण है एगो भुजा की लंबाई से या फिर इससे या फिर इससे दोगुना है। तो मान लेते हैं हई चौड़ाई है तो चौड़ाई से दोगुना है, तो मतलब कि हई 10 है तो हई कितना हो जाएगा 5, हई 5 रहेगा तभी ना 10 होगा, दोगुना तो 5 दूना 10। तो यहाँ पे 10 विकर्ण दे रखा हुआ था, और इस विकर्ण जो है ये विकर्ण एगो भुजा, इस आयत की एगो भुजा से दोगुना है, तो ये 10 है तो ये एगो 5 मान लीजिए। तो जब ये एगो 5 हो गया तो ये आपका जो है चौड़ाई ज्ञात हो गया, चौड़ाई मान लेते हैं 5 ज्ञात हो गया। अब यहाँ पे लंबाई तो आपको ज्ञात करना होगा, तभी ना जो है आप आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई ज्ञात कर पाइएगा। तो यहाँ पे आपको लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो हई एगो समकोण त्रिभुज बनता है। इस समकोण त्रिभुज में हई क्या होता है कर्ण, हई होता है आधार, हई होता है लंब। तो यदि पाइथागोरस प्रमेय से एल बराबर लंब बराबर ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, या फिर विकर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 5 का स्क्वायर, और वो आपका एल का मान दे देगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 दहा का 100 और माइनस में 25। यदि देखिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √75 निकल कर आएगा, और इसको तोड़िएगा तो 50 25 5 12 हो जाएगा और 25 3 75 5 √3 जो है आपका एल का मान निकल कर आएगा। क्या आएगा एल का मान निकल कर आएगा कितना 5√3। अब देखो मेरे भाई आयत का क्षेत्रफल जो कि आपको ज्ञात करना है, आयत का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे आपका आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई b, तो लंबाई कितना हो गया आपका 5√3, तो 5√3 गुना b का मान 5, तो 5। अब देखो 5 में 5 से गुना करेंगे 50 25 √3। और यदि आप ऑप्शन की बात करें तो यही आपका आंसर होगा, और ऑप्शन विल बी सी जो है सही उत्तर होगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। आपको क्या बोल रहा था कि वो आयत है, आयत का विकर्ण जो है 10 जो है मीटर में दे रखा हुआ है, और ये जो है 10 मीटर विकर्ण एगो भुजा का दोगुना है। तो एगो भुजा आपका कितना हो जाएगा 10 है तो ये 5 हो जाएगा। तो ये आपका एगो भुजा मालूम हो गया, तो दोगुना दूसरा भुजा ज्ञात करने के लिए आप इस पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर देंगे तो 5√3 आएगा। और इस तरह जो है आपका लंबाई और चौड़ाई दोनों मालूम हो जाएगा। तो आपको आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है क्वेश्चन में, तो लंबाई गुने चौड़ाई करके आप उसके मान को पुट करके यहाँ पे 25√3 विल बी राइट आंसर के रूप में पा सकते हैं। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे।
तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कुछ ज़्यादा ही ये लंबा होने वाला है वीडियो। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या बोल रहा है कि यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या का 2/3 है तथा दोनों संख्याओं का योग 60 है तो पहली संख्या ज्ञात करें। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसको कॉन्सेप्ट से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्या बोल रहा है कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का 2/3 है, अर्थात यदि हम इसको रेशियो में लिखना चाहें तो यदि दूसरी संख्या 3 है तो पहली संख्या 2 है। काफ़ी बार रेशियो में हम इस तरह बताए हैं, काहे होगा काहे नहीं होगा सब बताए हैं, ठीक है। दूसरी संख्या यदि 3 है तो पहली संख्या क्या कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देख जब भी इस तरह बोलेगा तब हम इसी तरह लिखेंगे। पहली संख्या दूसरी संख्या का 2/3 है तो 2/3 यानी कि 3 बाटा वाला जो है दूसरा का था, आप पहिल का हम है ऊपर वाला, तो पहला हम यदि 2 है तब दूसरा 3 है। दोनों का योगफल जो है आपका दे रखा हुआ है कितना, 60 दे रहा है दोनों का योगफल। यदि 60 या आपका दे रखा हुआ है क्लियरली जो है वो आपका 60 दे रखा हुआ है, लेकिन यदि रेशियो में इसका योग देखिएगा तो 2 3 5 अर्थात 5 जो है रेशियो का मान आपका 60 दे रखा हुआ है, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये भाग में गुना में है, इधर 5 इधर आएगा तो भाग में, तो 12 5 60 अर्थात एक रेशियो का मान 12 आ गया। तो आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि पहली संख्या का मान ज्ञात करा था। पहली संख्या हमने क्या माना था, 2, तो इसलिए 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 12 × 2 अर्थात 12 दूना 24, और यही आपका सही उत्तर होगा। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नहीं समझ में आया, एक बार और देखो मेरे भाई, बोल रहा है क्या कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 2/3 है, तो 2/3 मतलब कि वो 3 था तो हम 2 है, वो 3 था तो हम 2 है, वो 3 था तो हम 2 है, तो वो 3 तो हम 2। अब यहाँ पे दे रखा हुआ है कहा कि दोनों का योगफल 60 है, तो दोनों का योगफल एक्चुअली में जो है आपका 60 दे रखा हुआ है, लेकिन यदि रेशियो में यदि दोनों का योगफल जो जोड़िएगा तो 2 3 5 है, तो ये 5 रेशियो का मान 60 तो एक रेशियो का मान 12, तो 2 आपको ज्ञात करना है क्या, पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या माने हैं, 2 रेशियो में, तो 2 रेशियो का मान 12 दूना 24, और यही आपका सही उत्तर होगा। तो चलिए अब आज के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट सेक्शन क्वेश्चन जो है हम लोगों का क्या है। तो दोस्तों यदि लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट क्वेश्चन काफ़ी मजाकिया क्वेश्चन है, देख लीजिए स्क्रीन पर दे रखा हुआ है। क्या बोल रहा है कि शून्य है, शून्य क्या है, शून्य क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है कि शून्य एक धनात्मक संख्या है, बी नंबर में बोल रहा है कि ऋणात्मक संख्या है, सी नंबर में बोल रहा है ए और बी दोनों है, डी नंबर में बोल रहा है न धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। तो अब मेरे भाई अब इसको थोड़ा संख्या रेखा पर हम लोग समझेंगे, अब थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये संख्या रेखा है, क्या है, संख्या रेखा है, इसमें बीच में 0 होता है, इधर -1 -2 -3 ये -4 इसी तरह जाता है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 इसी तरह जाता है, और ये भी इसी तरह जाता है। अब इसमें है शून्य जो है ये आपका क्या है ये बताना है। तो यदि आपको इधर वाला देखेंगे तो ये सब क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, क्या होगा, ऋणात्मक होते हैं, तो इसलिए ये सारे ऋणात्मक होंगे। और इधर हम लोग देखेंगे तो ये सारे कितना होंगे, धनात्मक होंगे, ये सारे क्या होंगे, धनात्मक होंगे। और ये 0 क्या होगा, न ऋणात्मक न धनात्मक, कुछ भी नहीं। तो ऑप्शन तो वही दे रखा हुआ है, न धनात्मक और न ही ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, आपने जो है कुछ बच्चों देखकर थोड़ा सा इसको मजाकिया भी फील किए होंगे, तो मजाकिया फील करने का कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी क्वेश्चन अपने आप में 100% हार्ड होता है, बस समझने का प्रयास होता है। यदि उसको समझते हैं, यदि आपको उसको बनाने का जो है कॉन्सेप्ट मालूम है तो आपके लिए काफ़ी आसान है, और जो नहीं समझते हैं, नहीं बनाने आता है, उसके लिए तो काफ़ी हार्ड है। तो आई होप आप इसे यहाँ पे समझ गए होंगे। तो ये थे आज के इस सेशन के टॉप 10 क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये पूरा सेशन जो है अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड जो भी आज क्वेश्चन हमने कराए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, और थोड़ा सा हार्ड और डीपली में भी था। तो आई होप कि आप इस सेशन से कुछ बेनिफिट जो है लिए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाला और भी अदर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। ओके, तो चलिए रहने देते हैं आज के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।